हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। हियर वी विल बी नोइंग कि एथिक्स क्या है, सही और गलत की पहचान कैसे होती है, अप्रोचेस क्या होती है एथिक्स को फॉलो करने की। So all these topics we are going to cover in today's session. Let us start. सबसे पहले हम बात करते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स की। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जो लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, मगर जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि एसीसीए, सीए, सीएस, इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि आपके लिए एसीसीए ऑर्गेनाइजेशन है, सीएस के लिए आईसीएआई है, वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ गाइडलाइंस इशू करती है, कुछ प्रिंसिपल्स इशू करती है। तो सेम वे जो अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं ग्लोबली, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनको गवर्न करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज IFAC। और IFAC ने सारे अकाउंटेंट्स के लिए 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स दिए हैं। The International Federation of Accountants provides a conceptual framework rather than a list of rigid rules. जो इंटरनेशनल फेडरेशन है अकाउंटेंट्स का, उन्होंने हमको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है और कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं दिए हैं। 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो फॉलो करने हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स जो होते हैं, इट अप्लाइज टू ऑल प्रोफेशनल एक्टिविटीज। जो भी हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, हमें ये 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। ये 5 प्रिंसिपल क्या है बच्चों? These principles are integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, professional behavior। ठीक है, तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी प्रोफेशनल पर्सन जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो खुद गलत रिपोर्ट्स बनाएगा, गलत इंफॉर्मेशन देगा, तो लोग उस पर ट्रस्ट कैसे कर पाएंगे? तो बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, हमें ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है। हमें कोई भी गलत स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, लोगों को कंफ्यूज करे ऐसी चीज नहीं प्रोवाइड करनी। तो बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशंस। सारे प्रोफेशनल रिलेशंस में ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी तरह का पक्षपात नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन आपको ज्यादा फी पे कर रहा है तो आप उसका काम अच्छे से कर रहे हो, और अगर कोई क्लाइंट आपको कम फी पे कर रहा है तो उसका वर्क अच्छे से ना करना। तो इस तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट बी बायस्ड, वी शुड बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। हमें किसी तरह की बायसनेस फॉलो नहीं करनी है। तो नॉट अलाउिंग बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करना है। हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से हमको वर्क नहीं करना है। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब हमें अपनी स्किल्स और नॉलेज और जजमेंट के हिसाब से काम को करना है। अगर हम अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, we should be following our judgment, our skills, our knowledge rather than any influence। ठीक है, now comes the professional competence। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि हम जो वर्क एक्सेप्ट करते हैं, जो असाइनमेंट लेते हैं, उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए हमारे खुद के पास स्किल और नॉलेज होना चाहिए। अगर बिना स्किल्स और नॉलेज के हम काम करेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। मेंटेनिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट लेवल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट सर्विस। सर्विस अच्छी दे पाए उसके लिए जो भी स्किल और नॉलेज नीडेड है, वो कॉम्पिटेंस हमारे पास होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, जब हम क्लाइंट का वर्क करते हैं, क्लाइंट अपना सारा फाइनेंशियल डेटा हमारे साथ शेयर करता है, तो वो डेटा हम किसी और को शेयर ना करें। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है या फिर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और आपको शेयर करना पड़े तो बात अलग है। अदरवाइज हम कभी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को जाकर शेयर ना करें। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। नॉट डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी या लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी। अब इसमें 2 समय ऐसा हो सकता है जब वो इन्फॉर्मेशन हम किसी और को डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर क्लाइंट खुद हमको परमिशन दे रहा है, मतलब क्लाइंट ने खुद ने हमको अथॉरिटी दी, आप जाके बता सकते हो।
प्रोफेशनल ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लीगल केस आता है, कोर्ट हमको ऑर्डर देती है, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है समटाइम्स टू सपोर्ट द सिस्टम। लास्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो लॉ के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे या उनको नीचा दिखाए, वैसा कोई भी वर्क नहीं करना है। तो टोटल 5 प्रिंसिपल। इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी हो वैसा वर्क करना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बिना किसी इन्फ्लुएंस में आकर काम करना, एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करना। जैसे हमारा क्लाइंट से कोई रिश्ता नाता नहीं है, किसी इन्फ्लुएंस में आकर हम काम नहीं कर रहे हैं, किसी लालचवश काम नहीं कर रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं रख रहे हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब जो वर्क कर रहे हैं उसका हमारे पास नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि हम क्लाइंट का डेटा किसी और को शेयर नहीं करेंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट हो। ठीक है, तो लेट्स मेक नोट। सबसे पहला प्रिंसिपल था इंटीग्रिटी, तो हमें रखनी है ऑनेस्टी, नो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, देन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट डिस्क्लोजिंग क्लाइंट्स डेटा थर्ड पार्टी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो काम हमें करना है उसका स्किल और नॉलेज होना। required to carry out the work, then comes professional behavior, not doing anything that discredits the profession, and last one is objectivity. Objectivity means no biasness, working without any biasness. Okay, so here we are done with the 5 principles given by AFSC for all the accountants, और सारे accountants को ये principles follow करने होते हैं। कब इंसान अनएथिकल चीजें करता है? देखो एथिक्स क्या है? सही चीज को करना। ठीक है, अनएथिकल मतलब कुछ गलत करना। अब गलत करने के रीजंस क्या क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है, वो हम जानेंगे। देयर आर 5 थ्रेट्स। सबसे पहला थ्रेट इज सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब जब हमारा कहीं पे लालच इन्वॉल्व हो तो हो सकता है इंसान गलती कर दे। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीईओ एक एम्प्लॉय को आकर बोलता है तुम अकाउंट्स को चेंज कर दो, अगर तुम चेंज कर दोगे तो हम आपको 20 लाख देंगे। यहाँ पे उसे पता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना गलत है, बट 20 लाख के कारण हो सकता है वो ये गलती कर दे। तो सेल्फ इंटरेस्ट में जहां पे खुद का स्वार्थ इन्वॉल्व हो वहां पे इंसान गलत कर सकता है। A financial or other interest will inappropriately influence judgment, like owning shares in the client company. किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। स्वार्थ जहां पे हमारा आ जाता है वहां पे काम अच्छे से नहीं हो पाता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू का मतलब होता है अपने ही किए हुए काम को रिव्यू करना। अगर कोई इंसान खुद के काम को खुद ही रिव्यू करेगा तो वहां पे 100% पक्षपात आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम एग्जाम लिख रहे हो और मैंने बोला बच्चों एक काम करना, तुम अपनी एग्जामिनेशन कॉपी खुद ही चेक कर लेना और मार्क्स अलोकेट कर देना। बताओ मुझे कितने मार्क्स दोगे आप खुद को? 100 आउट ऑफ 100। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है अगेन, और हम अपने ही काम को चेक कर रहे तो गलतियां तो नजर आएगी नहीं, हम तो खुद को बहुत ही अच्छा मानेंगे।
So an accountant evaluates the result of previous judgment they made themselves, like auditing a system that they designed. जैसे कोई अकाउंटेंट है, उसने खुद ने कोई सिस्टम डिजाइन किया, अब वो अकाउंटेंट उसी सिस्टम को चेक भी कर रहा है, तो दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत करना, और उस लेवल तक वकालत करना जहां पे आप ये भूल जाते हो सही और गलत क्या है। So it is promoting a client to the point that objectivity is compromised. जैसे आप अपने क्लाइंट का लीगल डिस्प्यूट में आप अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हो, और आपको पता है आपके क्लाइंट ने गलती की है, फिर भी आप उस लेवल तक डिफेंड कर रहे हो कोर्ट में उसको या टैक्स अथॉरिटीज के सामने उसको, तो दैट इज एडवोकेसी, वकालत करना। फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी का मतलब होता है जब बॉन्ड हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं, तब भी पर्सन उस पर्सन के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा। अगर क्लाइंट आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाए, या क्लाइंट आपको घुमाने ले जाता है, या क्लाइंट आपको गिफ्ट्स भिजवाता है, तो फैमिलियरिटी आ जाती है, और फैमिलियरिटी के बाद हम उस क्लाइंट के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं लिख पाएंगे। बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स ड्यू टू क्लोज रिलेशन, जैसे आपका खुद का रिलेटिव कहीं पे सीएफओ है और आप उन्हीं की कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो, तो अब क्योंकि वहां पे आपका रिलेटिव सीएफओ है, तो आप उस कंपनी के लिए सब अच्छा अच्छा ही बोलोगे। इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन का मतलब होता है जब कोई हमें डरा रहा हो, धमका रहा हो, और उसके कारण हम गलत करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, सीईओ एम्प्लॉय के पास आकर बोलता है कि आप ये बुक्स को चेंज कर दो, एम्प्लॉय मना करता है, सीईओ ने बोल दिया अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपको हम जॉब से निकाल देंगे। तो अब क्या आ गया, अब इंटिमिडेशन आ गया, डर है कि जॉब चली जाएगी तो इंसान गलत कर सकता है। being deterred from acting objectively because of pressure, actual pressure, perceived pressure, जैसे निकाल देने की धमकी देना, तो इस कारण भी पर्सन गलत कर सकता है। अब आता है बच्चों, एथिक्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है एब्सोल्यूटिज्म, इसे हम डियंटोलॉजिकल एथिक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, दैट इज आल्सो नोन एज डियंटोलॉजिकल एथिक्स। ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म में क्या होगा, एब्सोल्यूटिज्म में ये होगा कि यहाँ पे हम सिचुएशन नहीं देखेंगे, कोई चीज या तो एब्सोल्युटली राइट है या एब्सोल्युटली रॉन्ग है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया। अब ये मर्डर जो हुआ है, अगर मैं एब्सोल्यूटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो किसी भी सिचुएशन में हुआ हो, अनइंटेंशनली हुआ हो, बट दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच। समथिंग इज कंप्लीटली राइट या कंप्लीटली रॉन्ग, वहां पे हम सिचुएशंस नहीं देख रहे हैं, इंटेंशंस नहीं देख रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूटिज्म, इसे हम डियंटोलॉजिकल एथिक्स भी बोलते हैं। रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म बोलता है कि भाई सिचुएशन क्या है, क्या ये चीज सिचुएशन में हो सकता है किसी पर्सन ने सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए किसी और को हार्म किया हो, तो सिचुएशन के हिसाब से अगर हम चीजें देख रहे हैं तो दैट इज रिलेटिविज्म, कि हो सकता है कि नॉर्मली कोई चीज गलत हो, मगर उस सिचुएशन में हो सकता है वो चीज सही रही हो, दैट इज रिलेटिविज्म। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच, ये अप्रोच बताती है कि आप एक्शंस नहीं, एक्शंस के रिजल्ट देखो, कॉन्सिक्वेंस देखो, अगर कॉन्सिक्वेंस सही है तो एक्शन जैसे भी हुआ हो उसे हम करेक्ट मान लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पास हो गया, अब तुम पास हो गए, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस, अब तुम किस तरीके से हुए हो, तुमने कैसे पढ़ाई की या कैसे एग्जाम दिया, मैं उसको नहीं देख रही, मैं एक्शंस को ऐसा मान रही हूँ कि वो एक्शंस करेक्ट है, अगर तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस करेक्ट है तो। यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है जहां पे कॉन्सिक्वेंस जो हो मेजॉरिटी लोगों के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए अच्छा हो, जैसे अगर 100 में से 90 लोगों का भला हो रहा है, 10 का भले नुकसान हो रहा हो, तो यूटिलिटेरियनिज्म बोलता है कि हाँ वो काम ठीक है, 90% लोग तो बेनिफिट हो रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म। तो वैसे अप्रोचेस को अगर मैं शो करूं, तो अप्रोचेस में हमारे पास आती है बच्चों, सबसे पहले आती है डियंटोलॉजिकल एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच बोलती है एक्शन इज आइदर कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली रॉन्ग, या तो एकदम सही है या एकदम गलत है। ठीक है।
फिर आती है आपकी रिलेटिविस्ट। कंप्लीटली राइट और रॉन्ग जो है रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन, मैं सिचुएशन कंसिडर नहीं करूंगी कि क्या आपकी सिचुएशन रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिचुएशंस नहीं देखते हैं, डायरेक्ट एक्शंस देखते हैं। रिलेटिविस्ट इज एक्शन इज राइट और रॉन्ग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट बोलती है कि इफ आउटकम इज राइट एक्शन इज राइट, अगर रिजल्ट सही है तो एक्शन भी सही है, ऐसा मैं मान लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएशंस होते हैं, तीन वेरिएशंस है। पहला है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है इफ एक्शन इज राइट फॉर वन सेल्फ, सॉरी, इफ रिजल्ट इज राइट फॉर वन सेल्फ एक्शन इज राइट। अगर रिजल्ट राइट है खुद के लिए तो एक्शन इज राइट। ठीक है, अब दूसरी आती है आपकी यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का कहना है कि अगर ये एक्शन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए सही है, इफ इट इज गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो एथिकल है। और एक आती है बच्चों प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट का मतलब होता है जहां पे सबके लिए बेनिफिशियल हो, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो रहा हो, वो अप्रोच कि भाई आप काम ऐसा करो विच इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट जो होती है वो रिजल्ट देखती है, और रिजल्ट में ईगोइज्म, ईगोइज्म मतलब खुद के लिए सही है कि नहीं। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, एंड प्लूरलिस्ट मतलब सबके लिए सही है कि नहीं। देखो सबके लिए 100% सही करना पॉसिबल नहीं है, पर ये कोशिश करना कि बैलेंस आउट करो, किसी का बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, सबको जो जो चाहिए, थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशन सबकी मीट हो रही है कि नहीं हो रही, दैट इज प्लूरलिस्ट। अब अनएथिकल चीजें ना हो उसके लिए क्या करा जाता है, तो अनएथिकल चीजें ना हो तो प्रोफेशनल, जैसे मैंने आपको बताया एसीसीए है, तो एसीसीए भी एक प्रोफेशनल गाइडलाइंस इशू करते हैं, एथिकल गाइडलाइंस। लॉ होते हैं तो लॉ भी फॉलो करने होते हैं। एजुकेशन करना, सीपीडी रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा था, दैट वाज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप भले एक प्रोफेशनल पर्सन बन जाए पर आपको खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा, एथिकली काम करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड फॉलो होने चाहिए, जो यूके का कोड है, जिससे ये बताया जाता है कंपनी किस तरह से गवर्न हो। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना। इसके अलावा जो कंपनीज हैं वो भी इंटरनली एथिकल पॉलिसीज बना सकती है कि हमारे यहाँ पे किस तरह से काम होगा, आप कितना गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या आपको चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। इसके अलावा विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म रखना, ताकि कुछ भी गलत हो तो कोई भी एम्प्लॉय आकर रिपोर्ट करना चाहे तो कर पाए थ्रू दिस मैकेनिज्म। विसल ब्लोइंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे कोई भी पर्सन अपना नाम बताए बिना कंप्लेन रेज कर सकता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स एंड कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स उस प्रोफेशन के सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे अगर एसीसीए का प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है तो सारे एसीसीए मेंबर और स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। इन कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स का मतलब कंपनीज जो होती है वो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करती है। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इज प्रिंसिपल बेस्ड, इट अप्लाइज टू ऑल मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे वर्क। ये सारे के सारे प्रोफेशनल मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप कहाँ काम करते हैं वो मैटर नहीं करता, पर अगर आप एसीसी हैं तो आपको एसीसी के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करनी ही है। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स जो कंपनीज बनाती है, कंपनी के खुद के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि कंपनी में लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होगा, वो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में होता है। If conflict arise between the two, the accountant should follow the stricter standard। मतलब अगर कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन एसीसी है, वो रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो एसीसीए का भी कोड ऑफ एथिक्स है, दैट इज प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स।
और रिलायंस का कोड ऑफ एथिक्स है दैट इज कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। अगर एसीसीए और रिलायंस के कोड ऑफ एथिक्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो अकाउंटेंट को क्या फॉलो करना है? अकाउंटेंट को वो फॉलो करना है जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर एसीसीए वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो फॉलो करेंगे, और अगर कॉर्पोरेट वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो फॉलो करेंगे। जब भी कोई एथिकल डिलेमा हो, एथिकल डिलेमा का मतलब सही और गलत के बीच कंफ्यूजन होना, तो क्या किया जाए? सबसे पहले फैक्ट देखो एंड कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है वो चेक करो। क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं और कौन से प्रिंसिपल्स अफेक्ट हो रहे हैं? क्या यहाँ पे इन कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट हो रहा है, या इंटीग्रिटी अफेक्ट हो रहा है, या ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट हो रहा है, वो देखो। इंटरनल प्रोसीजर कंसल्ट करो किसी मेंटर से, या एथिक्स हॉटलाइन को यूज करो, रिपोर्ट करो। सीक एक्सटर्नल एडवाइस, अगर आपको जरूरी लगता है तो आप अपने एसीसीए ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे कॉल कर सकते हो, लीगल काउंसलिंग ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस क्लाइंट का ऑडिट करने में आप बहुत अनएथिकल चीजें कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही, तो उस तरह के क्लाइंट का आप ऑडिट ना करें, आप विड्रॉ कर लें। तो स्टूडेंट्स, लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या था? वो लोग जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या फिर बिजनेस से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है? जैसे कि इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? तो इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द पॉलिसीज ऑफ कंपनीज दे इन्वेस्ट इन, including ethical guidelines which may affect their financial और commercial performance। तो इन्वेस्टर्स को ये जानना है कि भाई कंपनी की पॉलिसीज कैसी है, क्या कंपनी एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर कंपनी एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रही है तो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है वो अफेक्ट हो सकती है। कस्टमर्स, customers buying decision may be influenced by ethical actions of company selling the product or service। अब ऐसा भी हो गया कि कस्टमर भी आजकल एथिकली अवेयर हो गए। अगर हमें पता चले कि कोई कंपनी अनएथिकल बिजनेस कर रही है तो हो सकता है हम उस कंपनी से सामान ना खरीदें। तो सेम वे कस्टमर सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी एथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है तो क्या हमें उसकी प्रोडक्ट खरीदने चाहिए? हो सकता है कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे। सप्लायर्स, सप्लायर्स को क्या चाहिए? Suppliers want to understand the relationship the company intends to have। सप्लायर ये जानना चाहता है कि भाई कंपनी सप्लायर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखेगी, जैसे कि पेमेंट्स कितने टाइम में मिलेंगे, कोई अनफेयर डिडक्शन तो नहीं होगा पेमेंट में, ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट पे गुड्स लेकर कंपनी पे करने से इनकार कर दे। तो ये चीजें सप्लायर एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ कंपनी। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें ये जानना होता है कि कंपनी की एथिकल पॉलिसीज कैसी है, हाउ आर द एथिकल पॉलिसीज ऑफ द कंपनी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ देम। तो कंपनी किस तरह की पॉलिसीज फॉलो करी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लाइक जॉब रिक्रूट कैसे होता है, पर्सन को जॉब पे रखना, किसी का अनफेयर डिसमिसल ना होना, अगर किसी को निकाला जा रहा है तो नोटिस पीरियड देकर निकाला जाए, तो इस तरह की चीजें एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट करते हैं। Now, what are the content of corporate code of ethics? Corporate code of ethics का मतलब वो कोड जो कंपनीज बनाती है, जो कंपनी टू कंपनी वेरी होता है। रिलायंस का कॉर्पोरेट कोड अलग हो सकता है, टाटा का अलग हो सकता है, तो ऑल द कंपनीज मेक द कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। बट बेसिक चीजें सेम रहती है, जैसे कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स ये बोलेगा ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम रहती है। Corporate code of ethics may state how the company will raise its long-term finance from equity investors and lenders। तो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में ये बताया जाएगा कि भाई कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैसे रेज करेगी, लेंडर्स से और इन्वेस्टर्स से। लेंडर्स का मतलब बैंक वगैरह से लोन कैसे लेगी, इन्वेस्टर्स का मतलब शेयर होल्डर्स से पैसा कैसे रेज करेगी। It may say for the benefit of investor that its published financial statement and other report will be honest and reliable। तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में ये भी लिख सकते हो कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करेंगे, अदर रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे जो ऑनेस्ट होगी, रिलायबल होगी। A code should state the service and product quality standard that customers can expect from the company। कॉर्पोरेट कोड में क्या होना चाहिए? सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे कस्टमर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं उसमें
कि हम ये लिख सकते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे और जो प्राइस आपसे चार्ज करेंगे वो फेयर चार्जेस होगी। तो कस्टमर कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में हम कस्टमर के लिए इस तरह की चीजें लिखते हैं। Code should explain how the company will deal with suppliers such as developing long-term relations. Corporate Code of Ethics में हम ये भी लिखेंगे कि हम अपने सप्लायर्स से किस तरह से डील करते हैं, फेयर और ट्रांसपेरेंट डीलिंग होगी कि नहीं होगी। हम अपने सप्लायर को भी एनकरेज करते हैं कि वो लोग भी जो डीलिंग्स है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रखें। The code should also set out the company's ethical policy on recruitment and employment of workers. कोड ऑफ एथिक्स में ये भी लिखेंगे हम कि कैसे हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, कैसे हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, हम किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज का, ये सारी चीजें वी विल बी मेंशनिंग। Many companies have policy for engaging with local communities in which they operate, providing finance for development work or schemes of voluntary work by companies employed. अब बहुत सारी कंपनीज आसपास की लोकल कम्युनिटी को भी कंसिडर करती है जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे वो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे फाइनेंस प्रोवाइड करना, स्कूल्स बनवाना, वॉलंटरी काम करवाना थ्रू द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। तो बहुत सारी कंपनीज इस तरह की चीजें भी करती है एज अ पार्ट ऑफ एथिक्स। Code of ethics may also include the statement policy towards the matter that interest particular interest groups or lobby groups such as environmentalist organizations concerned about sourcing of raw materials and environmental impact of companies operations। तो कोड ऑफ एथिक्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि कंपनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं जो एनवायरमेंट के लिए काम करें या स्पेसिफिक चीजों के लिए काम करें, उनके इंटरेस्ट को कैसे मेंटेन करती है। तो दैट इज कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। ये सारे डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है। कोड ऑफ एथिक्स को हम ये भी बोल सकते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि मिनिमम ये चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए, मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर। दैट इज व्हाट कोड ऑफ एथिक्स स्टेट्स। ठीक है, मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है, ये वेरी करता है, इट वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सारी कंपनीज का कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने कोड ऑफ एथिक्स में बट कुछ जैसे जनरल, फ्यू जनरल प्रिंसिपल्स आर देयर, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लाइक ऑनेस्टी, इक्विटी, जस्टिस, ये चीजें तो होती ही है। बेसिक किसी भी कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में ये बेयर मिनिमम चीजें होती है, वो होती ही है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा एथिक्स वाला चैप्टर। यहाँ पे हमने कुछ चीजों को जाना है। अच्छा, अब इसमें से सवाल किस तरह के फ्रेम होते हैं? सवाल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक प्लेन है, ठीक है, में 80% कस्टमर्स जो जा रहे हैं वो बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं और 20% जो है वो फैमिली है। फैमिली में आते हैं बच्चे, बच्चे करते हैं शोर। अगर ये जो फैमिली है इनमें किड्स हैं और ये किड्स जो है वो शोर कर रहे हैं, उससे 80% क्राउड जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, कंप्लेन कर रही है। तो इन्होंने कंप्लेन की कि भाई हमको नहीं जाना है। तो अब कंपनी ने सोचा कि ठीक है, हम फैमिली वालों को बुकिंग्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे कंपनी कौन सी अप्रोच फॉलो करी है, बताओ जरा इन द कमेंट। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, यूटिलिटेरियन, प्लूरलिस्ट, कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही है यहाँ पे कंपनी? विच अप्रोच इज बीइंग फॉलोड इफ द कंपनी इज डिनाइंग द बुकिंग फॉर द फैमिलीज? देखो यहाँ पे, देखो मेजॉरिटी लोगों का सोचा जा रहा है पर कुछ माइनॉरिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। जैसे 80% लोगों का सोचा जा रहा है मगर 20% का नहीं सोचा जा रहा है। मतलब ये अप्रोच कैसी हुई? यूटिलिटेरियन। अगर इसी एग्जाम्पल में मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे जो कंपनी है वो बिजनेस क्लास, बिजनेस के लिए जो ट्रैवल करे उनको बुकिंग दे रही है और फैमिली के लिए उन्होंने एक ऐसा सेक्शन बना दिया सेपरेट कि फैमिली वाले अलग सेक्शन में रहे, बिजनेस के लिए ट्रैवल करने वाले लोग अलग सेक्शन में रहे और फैमिली वाला जो नॉइस है वो वहां पे ट्रांसफर ना हो। इस तरह का उन्होंने प्लेन को डिजाइन किया है। तो अब ये कंपनी कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही है? Which approach is being followed by this company? यूटिलिटेरियन, प्लूरलिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट, कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही है बच्चों कंपनी? हियर द कंपनी इज फॉलोइंग प्लूरलिस्ट अप्रोच, क्योंकि इनका भी सोचा जा रहा है साथ में इनका भी सोचा जा रहा है।
प्लूरलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है डूइंग गुड इन ए मैनर विच डज नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट एनी ऑफ द स्टेक होल्डर। किसी स्टेक होल्डर को वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। देखो आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, दैट इज फाइन, बट किसी एक स्टेक होल्डर पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, दैट इज व्हाट इट मीन। समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, जहां पे सिनारियो दिया जाए और हमसे पूछा जाए ये किस तरह की एथिकल अप्रोच हुई है। ऑलराइट, इसके अलावा सवाल हो सकते हैं आपके इस तरह के कि भाई कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हुआ है। जैसे आपका जो बेसिकली थ्रेट्स हमने पढ़े हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है, उसने सारा सेल्स का डेटा सिस्टम में फीड किया है। अब ये अकाउंटेंट ऑडिट टीम का हिस्सा है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा थ्रेट अफेक्ट हो रहा है। तो अगर कोई अकाउंटेंट है जिसने खुद ने ही सेल्स का डेटा जो है फीड किया है और फिर वो ऑडिट टीम में जाके उसी चीज को चेक करेगा, तो वहां पे कौन सा थ्रेट होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, दैट विल बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर कोई अकाउंटेंट है या ऑडिटर है, ठीक है, और क्लाइंट इसको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आर गिवन, तो यहाँ पे कौन सा थ्रेट हुआ? विच थ्रेट इज दैट? बताओ। यहाँ पे थ्रेट होता है सेल्फ इंटरेस्ट का, क्योंकि अगर हम क्लाइंट से एक्सपेंसिव गिफ्ट लेंगे तो हम उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा लालच शामिल है, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ एथिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। लेट अस conclude this session here. Thank you so much students. Keep studying, keep revising until we meet next. Thank you.